डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। हुकूमत और पीटीआई आपस में बाहमे दस्तो गिरबां हैं और एक दूसरे को हर सूरत शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हुकूमत 26 नवंबर के एहतजाज के बाद सियासी मुकदमात और पकड़ धकड़ समेत एक नए क्रैकडाउन की तरफ गामजन है, तो पीटीआई कभी सिविल नाफरमानी, कभी मुज़ाकरात, तो कभी फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयान दाग रही है। आज तो वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अपनी इस्लामाबाद यलगार को मजहबी टच देते हुए इसे पानीपत की जंग करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने 5 हमले कर लिए हैं, जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी इसी तरह हमले जारी रखेंगे। यानी वो इंदिया दे रहे हैं कि अगर हुकूमत ने घुटने ना टेके तो वो बार बार वफाक पर चढ़ाई करते रहेंगे। धमकियों के अलावा पीटीआई मुज़ाकरात की भी बात कर रही है। 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है, लेकिन मुज़ाकरात और कमेटी की तश्कील से पहले 2 ऐसी डिमांड भी रख दी गई हैं जिनको पूरा करना शायद हुकूमत के बस में नहीं, या फिर वो ये डिमांड पूरा नहीं करना चाहते। यही वजह है कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह हों या फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वो कबल अज़ मुज़ाकरात किसी भी शराइत को मानने से इनकारी हैं और पीटीआई को पैगाम दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है तो चलाएं, लेकिन इसका अंजाम भी 26 नवंबर के एहतजाज से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत पकड़ धकड़, मुकदमात दर मुकदमात के जरिए ही पीटीआई को 5 साल दबाए रखना चाहती है, जबकि पीटीआई भी जोर जबरदस्ती से मामलात हल कराना चाहती है। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मामलात इतने भी साजगार नहीं जितने जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले सिर्फ पीटीआई से निपटना उनके लिए इम्तिहान था, लेकिन अब जमीयत उलमा इस्लाम भी उनके खिलाफ महाज गर्म किए हुए है। फैसल वाडा भी किसी नए फार्मूले पर, किसी नए मिशन पर है, जबकि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से उखड़ी उखड़ी नजर आती है। इस वक्त हुकूमत, ऑपोजिशन और इदारे, तमाम फरीक एक बंद गली में खड़े हैं और आपस में उलझे हुए हैं। कोई भी फरीक अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज के डायलॉग में इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर, कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर और मोहम्मद सैफ साहब के साथ बहुत सारे मुज़ाकरात में बानिए पीटीआई की रिहाई का फैसला किसी हद तक हो चुका था। वो लोग चाहते थे कि शायद फौरी हो जाए और हुकूमत 3 से 4 हफ्ते का वक्त लेना चाहती थी। सवाल ये है कि अगर ये सच है तो हुकूमत किस कानून के तहत उन्हें रिहा करती, क्योंकि हुकूमत तो बड़ा क्लियरली कहती है कि जो भी मुकदमात हैं उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलना है, तो फिर हुकूमत के पास कौन सा इस्तेकाक था कि वो उन्हें रिहाई दे देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेरी नॉलेज में ऐसा कोई फैसला नहीं है और मेरा ये ख्याल है कि ऐसा कोई फैसला रीच भी नहीं हुआ, ना इसके ऊपर कोई नेगोशिएशंस में इस हद तक पहुंचे थे, क्योंकि कोई ऐसी नेगोशिएशंस नहीं हो रही थी लेने देने वाली। दूसरी बात यह कि अब की जो सूरत हाल है करंटली, अब तो जो उन्होंने नए चैप्टर वायलेंस के लिखे इस एक वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर, अब तो उनके ऊपर मजीद और केसेस जो है वो बना दिए गए हैं और उन पे एफआईआर भी कट गई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी इनका खाम ख्याल था कि कोई एनआरओ इनको प्रेशर डालने से मिल जाएगा, और मजीद भी जो इनकी प्लानिंग है जिसके अंदर ये एक सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी मैं समझता हूं कि मुल्क मुखालिफ बयानिया है जिससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। और तहरीक इंसाफ के बाद अब मौलाना भी हुकूमत को कुछ अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जनाब वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेंगे। अगर मदारिस वाला मामला हल नहीं हुआ तो अगर वो भी सड़कों पर आ गए तो मुश्किल नहीं हो जाएगा दोनों फरीकों को संभालना? देखिए, जेयूआईएफ के साथ कोई सवेयर प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने तो बिल अप्रूव करके प्रेसिडेंट के साइन ऑफ के लिए भेजा था। प्रेसिडेंट साहब को कोई लीगल ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर उनके सवाल थे, और अभी जो करंट मामला है वो ये है कि जेयूआईएफ से हमारी जमात का भी राब्ता है, जेयूआईएफ से बिलावल साहब का भी राब्ता है, और ये हमें कोई ये कंसर्न नहीं नजर आता कि इस मामले को हम जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे जेयूआईएफ के साथ मिलके। तो ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट का। बिल्कुल सही। और क्या हुकूमत के अंदर ये सोच पाई जाती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है बानिए पीटीआई को 5 साल जेल के अंदर ही रखना है और ऐसे ही ये निज़ाम चलाते रहना है? देखिए, हुकूमत ना कोई 2 साल या 5 साल अपनी मर्जी के मुताबिक जेल में नहीं रख सकती। ये अदालती मामलात हैं और अदालत ने फैसला करना है कि उनको 10 साल जेल में रखना है या 15 साल रखना है या 5 साल रखना है। बिल्कुल सही। और अली अमीन गंडापुर साहब उसी तरह अपनी जोश खिताबत में ये फरमा गए हैं कि महमूद गजनवी और पानीपत की जंग की तरह हम हमले करेंगे। 5 हमले कर लिए हैं, 17 हमले महमूद गजनवी ने किए थे, यानी कि ये समझ लिया जाए कि 5 के बाद 17 भी हो सकते हैं। असल में पीटीआई का दिल नहीं भरता। 150 पुलिस वाले इन्होंने इंजर किए, जख्मी किए, शहीद किए पुलिस वाले,
रेंजर्स के ऑफिसर शहीद किए। फिर उसके बाद इन्होंने कोई 40 के करीब व्हीकल्स को जलाया। बेलारूस के सदर का जो विजिट था उसको खराब किया। पूरी कोशिश की, उससे पहले आईएमएफ का मुआहदा खराब करने की कोशिश की। अब जो है ये पाकिस्तान की मईशत के दुश्मन बन चुके हैं। अब इनको लगता है कि इनकी कॉल के ऊपर जो है वो ये जो रिमिटेंसेज आती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो रिमिटेंसेज भेजते हैं वो नहीं भेजेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जमात किस चक्कर में फंस गई है। इनका हर इकदाम जो है वो मुल्क के मफादात के खिलाफ है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक है। तो ये अब एक बार करें या 50 बार करें, मुल्क के मफाद के लिए इनका कोई काविश या कार्रवाई नहीं लगती कि मुल्क के मफाद के लिए करने जा रहे हैं कुछ भी। सिर्फ फैसल वाडा बहुत ज्यादा मुतहरिक है। नून लीग खुलकर मुखालफत और बिलावल भुट्टो की तारीफों के वो पुल बांध रहे हैं। बिलावल भुट्टो से उनकी मुज़ाकरात भी हुए हैं। किसी मार्च अप्रैल फार्मूले का भी तस्करा हो रहा है। ये आखिर इसमें कितने हकायक हैं, और क्या ऐसा तो नहीं है कि शायद फैसल वाडा साहब फायदा उठा जाएं आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों का? नहीं, असल में इशू ये है कि क्योंकि ये निज़ाम कामयाब हो चुका है। अगर आप महंगाई को देखें, आप फॉरेक्स रिजर्व्स को देखें इस मुल्क के, आप सूद की गिरती हुई शरह को देखें, बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स को देखें या बढ़ती हुई रेमिटेंसेस को देखें, तो ये निज़ाम कामयाब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत और एक टीम वर्क के तहत जो है वो मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। तो अब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो अब जो लोग चाहते हैं कि उनको एंट्री मिल जाए, वो ऐसे जो है वो वसवसे छोड़ते हैं या प्रोपोगंडा छोड़ते हैं कि कोई नेशनल हुकूमत आ जाएगी या फलाना वजीर आजम बन जाएगा या फलाना इन है आउट है। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारी कामयाबी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। और जो कोशिश है, काविश है, वो ये कि उनको भी किसी तरीके से एंट्री मिल जाए इस निज़ाम के। बिल्कुल सही। और हुकूमत का जो बयानिया है कि 26 नवंबर को कुछ नहीं हुआ, पीटीआई भी बज़िद है, इंटरनेशनल मीडिया भी कोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हुई है इस मामले को लेकर। आप भी समझते हैं कि ऐसा कहीं ना कहीं कुछ हुआ है? और जुडिशल कमीशन की जो पीटीआई दरख्वास्त अब कर रही है, दरख्वास्त तो नहीं मुतालबा ही कहेंगे, बानिए पीटीआई ने रखा है, उसको पूरा करने पर कुछ सोच रही है? देखिए, 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है और 26 तारीख को पुलिस और रेंजर्स के लोग शहीद हुए हैं। 26 तारीख को एक सियासी जमात ने टेयर गैस और शेल मारे हैं रियासती लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के ऊपर। उन्होंने कंटेनर्स को रुई की तरह उड़ाया है। उन्होंने धावा बोला है कैपिटल के ऊपर सूबाई कुव्वत और सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। तो 26 तारीख को जो कुछ हुआ है उसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी। बाकी जो एक वो झूठा प्रोपोगंडा है जहां वो एआई को इस्तेमाल करते हुए खूनी डी चौक की तस्वीरें बनाएं या फलस्तीन की पुरानी तस्वीरें निकालें या जो है 4-4-5 साल पुरानी कहीं और फेक प्रोपोगंडा करे, तो वो तो खुल के सामने आ गया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 8 से 9 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी बुलेट वुंड्स हैं। तो ये जो हलाकतें पीटीआई क्लेम करती है, जो उनकी साइड पे हुई, जो पहले कहते थे 300 हुई, अब वो 12 की बात करते हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पे ही आती है क्योंकि ये लाशों की तलाश में निकले थे। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता कि ये मामलात अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाते हैं, हुकूमत स्पेस देने को तैयार नहीं, पीटीआई स्पेस लेने को तैयार नहीं, तो अगर मामलात बंद गली में पहुंच गए तो फिर वो सियासी मामलात तो ना हुए? देखिए, सियासत में ये वायलेंट प्रोटेस्ट तो नहीं होते ना। सियासत में शेल तो नहीं मारे जाते, 150 पुलिस वालों को जख्मी तो नहीं किया जाता। ये तो जमहूरी रिवायात नहीं है। तो इन रवायात को कौन जो है वो बरकरार रखे है? एक वायलेंट प्रोटेस्ट की रवायात को पीटीआई बरकरार रखे। तो अब तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे तो नहीं आती है। हुकूमत तो उसके दरवाजे तो हमेशा खुले हैं, वो तो चाहती है डायलॉग हो। लेकिन यहाँ तो डायलॉग के बजाय जो है वो संजरानी जब पूरी पीटीआई चाह रही थी बैठ जाए, तो फिर डी चौक क्यों बढ़े? तो ये तो एक एक आपको मैंने बता दिया। इनकी तो अब ये जो रेमिटेंसेस बंद करने की बात है, क्या उससे पीएमएलएन को नुकसान होगा? उससे तो मुल्क को नुकसान होगा। तो यहाँ एजेंडा क्लियर है। और राणा साहब, ये जो गवर्नर आज की पहले बातें हो रही थी और हल्का सा ये डिस्कस भी हुआ काबीना के अंदर, इस पर कोई अब प्लान कुछ हुकूमत कर रही है? क्योंकि वहाँ पर नून लीग की जो कुछ मौजूदा क़यादत है वो भी नाला है। पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब भी कह चुके हैं गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। एपीसी बुलाई जाती है तो उसमें पीटीआई शिरकत नहीं करती। बुलाना वज़ीर आला को चाहिए था, बुला गवर्नर रहे हैं वहाँ पर। तो इस हवाले से हुकूमत कुछ सोच रही है?
देखिए, ये तो अफसोसनाक बात है ना कि गवर्नर साहब जो है एपीसी बुला रहे हैं और उसमें भी जो है वो पीटीआई शामिल नहीं हुई। यानी कि खुरम हो, पारा चिनार हो, वो अगर लहू लुहान हुआ है तो ये तो हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए। तो जो नलायक हुकूमत अपनी अपने सूबे के अंदर, जिसके अंदर लहू लुहान हो रहे हैं लोग और जिसके अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है, और वो उनको कोई फिक्र ही नहीं है, और वो सूबे की रियासत, सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना है, और वो अब अगली कॉल दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी करे। ये तो अब आपके सामने है कि हम्म। कितनी एक नलायक और नाअहल हुकूमत है। तो इसके ऊपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा, लेकिन कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जाएगा। हम्म। हर पहलू को देखा जाएगा। हमने मुल्क के मफादात को बचाना है और उसके लिए कोई भी इकदाम लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। और फेक न्यूज़ की आड़ लेकर पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब सवाल ये कहते हैं कि हर नया कानून सिर्फ क्या पीटीआई को दीवार के साथ लगाने के लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि मैं ये देख रही थी कि बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अगर फेक न्यूज़ की बात हो तो फिर बहुत सारे हुकूमती लोग भी उसमें आते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करें। लेकिन जो फेक न्यूज में आएगा उसको गिरफ्तार होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। लेकिन देखें, पीटीआई को कोई भी दीवार के साथ नहीं लगा रहा। जो मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं, जो वायलेंट प्रोटेस्ट किया है, वो नून लीग ने तो नहीं किया ना, पीटीआई ने किया। जब उनके हाथों ये काम हो रहे हैं तो फिर उन्हीं को जो है वो कानून का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मसाइल हो रहे हैं और कुछ खफा नज़र भी आते हैं और ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद बीबी शहीद की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी कुछ ऐलान कर दे, इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? कोई उनके साथ बातचीत करके कूल डाउन मामलात करने की कोशिश की गई है? देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। और हमें सपोर्ट हासिल है पीपल्स पार्टी की, दरवाजे खुले हैं कम्युनिकेशन के। वो भी जानते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है और वो पूरा ताउन करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई कंसर्न है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जहन में या गवर्नमेंट के जहन में पीपल्स पार्टी के हवाले से। और आपको ये लगता है कि कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है कि फेक न्यूज़ को लेकर और सोशल मीडिया पर जो बेजा इजहार राय है उसको लेकर जो कवानीन सख्त बनाए जा रहे हैं, इस पर कोई आप लोगों को प्रेशर देखने में आ सकता है ऑपोजिशन की जानिब से या फिर अवाम की जानिब से? एक्स पर पाबंदी है और उसका भी एक यही वजह बताई जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इस पर पाबंदी है। देखिए, फेक न्यूज के ऊपर अगर सख्त कवानीन बन रहे हैं तो क्यों किसी को फिक्र होनी चाहिए? ये तो जो फेक न्यूज देते हैं उन्हीं को फिक्र होनी चाहिए, और तो किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि जो फिर दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त हुकूमत तय कर चुकी है कि सख्त कवानीन लागू होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब, जो जमात ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बिल को लेकर जिसे रद्द किया गया सदर ज़रदारी की जानिब से, आखिर पहले मान लिया गया, लेकिन आपकी नज़र में वो कौन से ऐसे इश्यूज़ थे उस बिल को लेकर जिसकी वजह से इस बिल को यहाँ तक पहुँचाया गया? देखिए, ये लीगल ज्यूरिसडिक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऑलरेडी 2 ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो कि मदरसा रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। तो कौन सा कानून जो है वो किस सुपीरियर है, इस तरह के सवालात, लीगल सवालात थे जो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, मेरे साथ थे तो हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने रखा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया खोड़ा साहब आपके वक्त का। आपकी जमात के मुख्तलिफ अकाबरीन आजकल ये दावा कर रहे हैं कि अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी से हाथ मिला ले तो सियासी टेम्परेचर जो बहुत गर्म है उसमें बड़ी कमी आ जाएगी। और नदीम अफजल चंद साहब उनमें से एक है जिन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़ एक दावा किया एक प्रोग्राम में। आपकी नज़र में अगर पीटीआई ऐसे ही ताउन करे पीपल्स पार्टी से तो पीपल्स पार्टी कैसे उन्हें किरदार अदा कर सकती है बाहर लाने में? क्या 9 मई के सानहे से भी छुटकारा दिला सकती है? मैं नहीं समझता ऐसा मुमकिन होगा। मेरी नाक़िस अक्ल में उनको कोर्ट ने सज़ा दी है। अगर रिमांड पर हैं जेल के हवाले तो भी कोर्ट के ऑर्डर पर है। बेहतर तरीका यह है कि आप कोर्टों से रुजू करो, अपने केसेस से अपनी जान छुड़ाओ और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि हमने तो सारे रास्ते दे दिए हैं। कोर्ट में जाओ, अगर आपके खिलाफ फैसला हो तो अपील में जाओ, अपील में भी अगर वो फैसला कायम हो तो आप रिव्यू पिटीशन में जाओ। हमने रास्ता तो दिए हुए हैं। अब अगर रास्ते दिए हुए हैं तो मुझे नहीं मालूम इतने वकला साहबान हैं जो इमरान खान के वकील बन सकते हैं, वो सारे कोर्टों में जा सकते हैं।
कोई ना कोई रिमांड खत्म कराया जा सकता है। केस तो एफआईआर डालती है, एफआईआर तो कटती रहती है, हुकूमत कर सकती है एफआईआर दाखिल, चाहे कोई पार्टी दाखिल करे या हुकूमत दाखिल करे, क्योंकि स्टेट भी तो केस बनाती है ना। अक्सर ऐसा हुआ है कि स्टेट केस बनाती है अपने तौर पर, और क्योंकि इमलाक को अगर नुकसान हो तो ये स्टेट का नुकसान है, इसलिए स्टेट का फर्ज बनता है कि उसकी एफआईआर कटे। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये यूं हुआ, ये गवाह थे और ये वाकया यूं हुआ। ये एफआईआर जब कटती है तो फिर उसके बाद वो जज के पास जाती है, जज उसमें इम्प्लीकेट करता है किसी बंदे को, और उसको फिर या तो पुलिस के हवाले कर सकता है या जेल के हवाले कर सकता है। ये जो कुछ भी है इस जुडिशरी निज़ाम का हिस्सा है हम सब, और इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का पता है। मैं समझता हूँ बेहतर तरीका कोर्टों का है, अगर उनको रिलीफ चाहिए तो कोर्ट दे सकते हैं। बाकी मैं समझता हूँ हुकूमत के पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सदर साहब। सदर साहब किसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, ये पहले भी हुआ है, ये पहले भी हुआ है, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी सज़ा माफ़ की गई है, कोर्ट की दी हुई सज़ा, और वो मुल्क से बाहर चले गए। अब इमरान खान साहब अगर वो रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं तो वो भी उनकी मर्जी है, लेकिन तरीके यही है, किसी ने किसी शहर पर हमला करके किसी को आज़ाद कराएं, ये मैं समझता हूँ नामुमकिन से बात है। अच्छा, ये जो रास्ता, ये जो हुकूमती, बिल्कुल ये जो हुकूमती रास्ता आप बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको ताल्लुक जोड़े, फैसल वाडा साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, इससे भी जुड़ी हुई 2 सवाल हैं सर, कि क्या वो बाज़ाब्ता तौर पर अब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी उन्हें अपना ले, और दूसरा वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि आप कशीदगी कम कराने में रोल अदा करें, तो क्या वो इसी किस्म का ताउन है जिसका जिक्र अभी आपने किया? देखें फैसल वाडा साहब एक सेनेटर हैं, वो पार्टी के रहनुमा नहीं हैं, वो पार्टी में कोई ओहदा नहीं रखते, ठीक है, और न कोई ऐसी स्टेटमेंट ने अखबार पढ़ी है कि जिसमें बिलावल साहब ने उनको ये टास्क दिया हो या जरदारी साहब ने उसको टास्क दिया हो कि जाके यूं करो यूं करो। वो खुद से निकले हैं, अपनी मर्जी से निकले हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। फैसल वाडा साहब किसी पार्टी का लीडर नहीं है, हाँ सेनेटर ज़रूर है, और सेनेटर भी कुछ हमने वोट दिए, कुछ एमक्यूएम ने वोट दिए, वो सेनेटर बन गए। मैं इस चीज़ को इतना कोई ख़ास सीरियस नहीं ले रहा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जानिब इसी मुलाकात के बाद, जिसको आप सीरियसली नहीं ले रहे, किसी मार्च अप्रैल फार्मूले का बहुत जिक्र हो रहा है, और उस जिक्र में शायद पीपल्स पार्टी जो है वो लीड लेने वाली है, और पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत में आने वाली है, और नई हुकूमती सेटअप या कौमी हुकूमत की जो बात हो रही है, उसमें कितनी सदाकत है सर? मैं समझता हूँ ये वक्त से पहले की बात है। इस वक्त हुकूमत की मेजॉरिटी इंटैक्ट है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं चल रही कि जिसमें कौमी हुकूमत हो। कौमी हुकूमत में और जमातें शामिल हो जाएं तो भी कौमी हुकूमत हो जाती है। शहबाज शरीफ की वज़रात उज़्मा के साथ इस कोएलिशन में सारी पार्टियां मिल जाएं तो भी कौमी हुकूमत बन जाती है। ये तो ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा वक्त से पहले की बात है, और ये कहा जाए कि जी चेंज हो रहा है, सेटअप चेंज हो रहा है, अब मुझे नहीं मालूम कब सेटअप चेंज होगा, और मैं ऐसे खामखा क्यों बोलूं कि सेटअप चेंज हो। हम तो पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल साहब का, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ कि हम हुकूमत का साथ देंगे असेंबली में, और हमें वजारतें तक नहीं चाहिए, कि वो चाहते हैं कि असेंबली चले, असेंबली बढ़े, जमहूरियत चले, हुकूमतें चलें, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, कुछ न कुछ मामले को सीधे रास्ते पे ले आए। हम तो यहाँ तक भी हुकूमत का साथ दे रहे हैं कि जी कुछ भी हो हम देंगे साथ, कि ताकि पार्लियामेंट पर चोट न लगे। बिल्कुल सही। अगर ये सेटअप चेंज होता है, अगर ये सेटअप चेंज होता है तो फिर किसी न किसी किस्म का भौचाल आ सकता है, पता नहीं क्या उसका नतीजा निकले। ये वक्त से पहले की बातें, मैं समझता हूँ इस पे
कुछ ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही। और सर, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के कुछ बयानात से बिलावल भुट्टो की नाराज़गी से ये तो ज़ाहिर होता है कि शायद अब बहुत सारे मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के लोग खुश नहीं है और चाहते हैं कि ये बोझ जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये जल्द से जल्द कंधों से उतरे। और अब लग भी रहा है कि शायद ये सिर्फ वक्ती मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की नून लीग से इत्तेहाद करना। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी साथ देना छोड़े और हुकूमत की मेजॉरिटी खत्म हो जाए तो अल्टरनेट क्या है? इमरान खान साहब अपनी मर्जी के मालिक, हम अपनी मर्जी के मालिक बन जाएं, शहबाज शरीफ साहब का धड़न तख्ता हो जाए, पाकिस्तान को क्या मिलेगा? बाद नजर में पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी तो और हम क्यों चाहें कि पाकिस्तान में इस तरह का भौचाल फिर से आए? बिल्कुल ठीक। और ये जो यहाँ थोड़ी बहुत बिल्कुल सही सर। और ये जो सिविल इस वक्त पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को एक ठहराव चाहिए, एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन चाहिए कि जी मुल्क चल रहा है, ठीक है, और मुल्क में इदारे चल रहे हैं। इसको तोड़ फोड़ करने से मिलेगा क्या? बिल्कुल सही। इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना नहीं, इमरान खान। और सर, ये जो कयासराइयां हो रही थी कि शायद 27 दिसंबर को जिस दिन बीबी शहीद की बरसी है उस दिन कुछ बहुत ही बड़ा ऐलान बिलावल साहब कर सकते हैं इस सिलसिले में, वो भी सिर्फ कयासराइयां ही हैं? वो तो अभी 1 महीना दूर है, मैं पहले क्या बोलूं? ठीक, बिल्कुल सही। और आपकी नजर में जो आपको खबर, अगर आपको जी सर, आपको अगर सिर्फ खबरें चाहिए तो मैं वो देने वाला हूं नहीं। मैं कमेंट तो कर सकता हूं, मुझे अंदरून कहानियां सुनाने में मजा नहीं आता। ये अंदरूनी कहानियां होती हैं, अंदर की आफ्टर थॉट्स या लाउड थिंकिंग, मैं उस पर शेयर करना चाहता नहीं हूं, कभी किया नहीं है, और वैसी कोई डिस्कशन हुई भी नहीं है, न कोई डिस्कशन हुई है, न कोई ऐसी बात चल रही है। बिल्कुल सही। सर, आखिरी सवाल, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का ऐलान है, आपको लगता है ये कोई कामयाब हो पाएगी पीटीआई की तरफ से? मुल्क दुश्मनी तो हो सकती है ये। इमरान खान को अगर कोर्ट ने सजा न दी हुई होती तो फिर तो ठीक है। इमरान खान का आज स्टेटमेंट क्या है? पुरानी गलती को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। एक तरफ से तुम उसको गलती कह रहे हो, दूसरी तरफ से तुम उसको दोहराना चाहते हो। मैं इस अकल को तो समझ नहीं पा रहा। उसने खुद खड़े होके जलसे में यूटिलिटी बिल को आग लगाई थी, फाड़े थे। यूटिलिटी बिल देना अगर लोगों ने बंद किया, ज़र मुबादला जो बाहर से आता है उसको रोकने की अपील की है इमरान खान ने, तो ये पाकिस्तान की मईशत पे हमला होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मईशत पे हमला कर रहा है तो फिर कल को अपने इक्तदार के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लिए कुछ भी करेगा। पाकिस्तान को कितना भी नुकसान पहुंचाए तो पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आज अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, आज अपने आप को अगर जेल से आज़ाद कराने के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो शुरू हो भी गई तो मैं इमरान खान को पाकिस्तान का दोस्त कैसे समझूं? बिल्कुल ठीक। जो पिछली दफा उन्होंने धरने में खड़े होकर यूटिलिटी बिल जलाए थे तो कितने लोगों ने उनका साथ दिया था। फिर जब वो खुद हुकूमत में आ गए तो यूटिलिटी बिल क्या उन्होंने लिए नहीं, वसूल नहीं किए? वो क्यों बड़क मार रहा था कि पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों ने हमें इतना पैसा भेजा है? वो क्यों कहता था? अब जब खुद वजीर आजम हो और बाहर से पैसे आए तो उसको वेलकम करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा वजीर आजम हो और बाहर से पैसों में बेहतरी आ रही हो तो उसको हम रोक रहे हैं, तो फिर उसको पाकिस्तान की दोस्ती तो नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं आगे जाकर कुछ ऐलान अहम पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत के लिए चैलेंज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनदान नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। सर, IMF को खत लिखने की बात हो या 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल, फिलहाल तो ऐसे ही बज़ाहिर नज़र भी आता है और माजी भी यही कहता है कि ये हरबे नाकाम हुए हैं, लेकिन फिर से एक मरतबा सिविल नाफरमानी की कॉल से क्या हासिल हो जाएगा PTI को? देखिए इकरा, बात ये है, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे दावत दी। आपने जो सवाल किया वो बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल का जो जवाब है वो भी डेफिनेटली उस हवाले से बड़ा एक वैलिड जवाब होगा कि किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जमहूरियत के अंदर, पूरी दुनिया में जहाँ पर कोई काम गलत होता है तो वहाँ पर जो आवाम है वो निकलती है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। आपने देखा कि हमने अदालतों से भी रजू किया, हमने प्रोटेस्ट के जरिए अपने मुतालबात सामने रखे हैं। मुतालबात क्या थे? हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हुई है। धांधली के जरिए जो पार्लियामेंट बनाई गई है, हमारा मैंडेट यानी अवाम का मैंडेट अवाम को दिया जाए। हम कहते हैं कि सियासी जो कैदी जितने भी आपने गिरफ्तार किए, क्योंकि झूठे केसेस, इसमें तमाम तर एविडेंस भी अगर देखी जाए, मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब बरी हुए क्योंकि नीचे जो सेट पैटर्न के मुताबिक सजाएं दी गई या किसी वर्कर को सजा दी गई, तो वो बाद में कहीं ओपन कोर्ट के अंदर समाअत हुई अपर फोरम के ऊपर, तो वो तमाम केसेस अपने आप दम तोड़ गए, खत्म हो गए, क्योंकि वो उसमें कुछ था ही नहीं और वो एक्सपोज भी हुए कि कैसे आपने सजा दे दी। और इसका एक अगर और चीज एविडेंस के तौर पर देखी जाए तो राना सनाउल्लाह हो या दीगर रहनुमा हो, तो वो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि अगर बातचीत होती है तो डेफिनेटली रिहाई के बारे में भी सोचा जाएगा, यानी वो बाहर आ जाएंगे। तो क्या ये जो प्रोसेस वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत होती है रिहा हो जाएंगे, तो वो अदालतों के बगैर की बात कर रहे हैं, तो वो साबित हुआ कि ये सियासी केसेस बनाए गए हैं, एविडेंस नहीं है। आप तमाम लोगों को रिहा करें। हम तो बड़ा जायज मुतालबे रख रहे हैं। 26वीं तरमीम की गई है उस पार्लियामेंट की सूरत में, जिस पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, इख्तियार ही नहीं दिया। क्या आप जिस हद तक जा सकते हैं आप जाएं। आप देखें ना कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाना कि हम कहीं मुल्क के जो हैं दुश्मन हैं, जिन लोगों ने मोटरवे बंद की, जिन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद किया और जो 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मुल्क का नुकसान हुआ, उसका अजाला कौन करेगा और क्यों किए? क्या वो मुल्क के खिलाफ दुश्मन हैं या हम दुश्मन हैं? क्या वो लोग जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया आकर बरजमान हो गए और आइन को डिरेल कर दिया गया है, क्या वो आइन शिकन है या हम आइन शिकन हैं? नईम साहब, बिल्कुल सही, क्या वो आइन शिकन है या एक पुरअमन हम? ठीक है नईम साहब, ये बताइएगा, एक कमेटी भी आप बानिए PTI ने तश्कील दी है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उससे पहले 2 शराइत भी रख दी गई हैं। बेहतर नहीं था कि मुज़ाकरात के दौरान ही शराइत रख देते, क्योंकि इस तरह तो मामला फिर खटाई में पड़ जाएगा। वो कहेंगे हम इन शर्तों को नहीं मानते, तो मुज़ाकरात कैसे? देखिए, कमेटी जो है वो बनाई गई है खान साहब की तरफ से और बिल्कुल जो है हमारी आज भी कोर कमेटी की डिस्कशन हुई है। थोड़ी देर पहले ही हमारा इजलास जो है वो खत्म हुआ है और उसके अंदर तमाम डिस्कशन रखी गई हैं और मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई गई है 5 रुकनी कमेटी है, जिसमें 2 मुतालबात नहीं है कि हमारे तमाम सियासी लोगों को, कारकुनों को, हमारे लीडर को रिहा किया जाए और जुडिशल कमीशन जो है 9 मई और 26 जो नवंबर डी चौक सान्या हुआ, उस पर जो है कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की के ऊपर मुश्तमिल जो है वो जुडिशल कमीशन हो, जो कि तयन करे, जो शवाहिद ले और कैफरे किरदार तक पहुंचाए तमाम लोगों को। अब ये 2 जो शर्तें रखी गई हैं, अगर जो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता या उस तरफ नहीं बढ़ता, तो डेफिनेटली वो खुद उसमें इन्वॉल्व समझा जाएगा कि भाईजान दाल में कुछ काला है, इसलिए तो आप कमीशन है, अदरवाइज क्या उसमें हर्डल्स हैं, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है ना, ये तो डिमांड्स बड़ी जायज है। बिल्कुल ठीक। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और PTI की एक पिक्चर बन गई तो देखिए टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। आपको लगता है मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी PTI से अगर ताल्लुक जोड़ना चाहे तो PTI का रिस्पांस भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है, या फिर बानिए PTI इस पर नहीं मानेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना, हमने देखा है ये रिसेंटली सारे मामलात के अंदर, तो पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मामलात सीधे किए हैं। अब आप देखें इंटरम सेटअप के अंदर देख लें, अब आप उसके बाद देख लें, इन्होंने तो हिस्सा लिया जी, हमें सिंध में हुकूमत दे दी जाए, KP में हमारा गवर्नर लग जाए जी, पंजाब में हमारा गवर्नर लग जाए जी, तो ये तो बेनिफिशरी हैं और ये उस तमाम चीज का हिस्सा है। नदीम अफजल चंद की आपने बात की है, तो वो पहले दिन, क्योंकि जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ वहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी से NA से लड़ा है। पहले दिन उनका बयान यही था कि मैं तो जीत गया था, मुझे तालब
और जो चीफ सेक्रेटरी है, क्योंकि उसका भांजे दोनों हैं, मुख्तार भरत और फेब भरत, तो उनकी वजह से मैं हारा हूँ। तो जो ही फिर उनकी पार्टी के एक मौकफ आया, उनकी डील एक हो गई, तो फिर उसके बाद वो भी नहीं बोले और आज भी वो यही बात कहते हैं कि मैं नहीं कहना चाहता कि इलेक्शन जो है वो उसमें क्या हुआ, और कई जगहों पर वो कह भी चुके हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। ठीक है। तो जब इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ तो फिर मैंडेट जिसका है उसको जाना चाहिए, दोबारा इलेक्शन की तरफ बढ़ना है या जो भी तरीकाकार निकालना है। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप 10 साल एक असेंबली की मियाद कर लें या 5 साल मुकम्मल कर लें और 5 साल के बाद आप कहें कि वाकई धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ, तो वो टाइम तो गुजर गया ना, वो तो टाइम बार्ड हो गया मामला, उस मामले की तो फिर वक़्त ही कोई न रह गई। तो टाइम के ऊपर फैसले ना देना, इलेक्शन पिटीशन को डिले करना, 9 मई पर जुडिशल कमीशन ना बनाना, सियासी लोगों को अंदर करना, उनके ऊपर मुकदमात बनाना, झूठे मुकदमात बनाना, करोड़ों रुपए जो है प्रोसिक्यूशन पर खर्चा करना, हर रोज जज अडयाला जेल जा रहा है और जब सजा दी जाती है तो अदालत ओपन में आता है तो वो ओपन जज जो है वो कहते हैं, हाई कोर्ट का जज कहते हैं कि आपने किस तरह ये प्रोसिक्यूशन की है, और फिर वो केस रहते नहीं है। तो ये सारा अमल करके आपने एक बंदे के राइट्स जो है उनको तबाह किया, उनका जो उसका फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A है वो ही आपने सलब कर लिया, आप उसमें तमाम हकूक आपने सलब कर लिए। पीपल्स पार्टी को तो सीखना चाहिए कि अगर वहां पर जो भुट्टो साहब को 50 साल बाद इंसाफ मिल रहा है, तो जहां पर अब उनके मौजूदा सेटअप के अंदर जहां वो हिस्सा भी हैं, उनके होते हुए अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए, बल्कि वो तो उल्टा इस चीज के ऊपर कहते हैं जी कि कोई बात नहीं आता, तो फिर बिल्कुल जी तशद्दुद भी करना चाहिए और बिल्कुल जो है वो आईनी हाथों से निपटना चाहिए। वो तो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बुशरा बीबी अपने ही क़यादत जो पीटीआई की है मौजूदा, उस पर चार्जशीट पेश करती हैं कि साहब उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए, बुज़दिली के भी ताने दिए जा रहे हैं। तो 26 नवंबर के बाद एक इजलास में उन्होंने रहनुमाओं को सख्त अल्फाज में भी पुकारा था, और क्या आपको लगता है कि पार्टी में इस जारहाना रवैये पर उनके कोई खदशात पाए जाते हैं? नहीं, कोई ऐसे खदशात नहीं है जी। देखें, बात यह है कि वो अपनी राय रखती हैं, अपनी ओपिनियन रखती हैं, वो कोई भी चीज़ अपनी एक्सप्रेस कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम लोग उनका एहतराम करते हैं। खान साहब के लिए उन्होंने खान साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, और जहां पर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो कदम बढ़ाएं, और उन्होंने बढ़ाया और लोगों ने उसको सराहा, पार्टी ने उसको सराहा, और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो आगे बढ़ी और बड़ा दिलेरी से किया। उनको तो हम पूरी कौम जो है वो सलाम पेश कर रही है। जहां बात है कि एक मीडिया की बात कीजिए, तो मीडिया देखें, मीडिया का काम होता है कि तमाम तरह के हकायक बयान करना। ये नहीं है कि एक पार्टी की तरफ से किसी एक बंदे ने, बीबी ने या किसी ने स्टेटमेंट दी है तो उसी को उछाल कर उठाया जाए। अच्छा पजात साहब, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ रहनुमाओं की वापसी हो रही है, जिसमें फवाद चौधरी का भी नाम लिया जा रहा है, और ये भी सुनने में आया कि उनकी बानी पीटीआई से बड़ी खुशगवार मुलाकात रही, जिसके बाद उन्होंने उमर अयूब साहब को इंस्ट्रक्शंस भी दी। मुसर्रत जमशेद साहबा के हवाले से भी कुछ ऐसी इतलात हैं, क्या वापसी हो रही है इनकी? देखिए, ऑफिशियल जो वापसी होगी वो डेफिनेटली उनकी अनाउंसमेंट भी नजर आ जाएगी, वो खुद भी बता देंगे और पार्टी की तरफ से भी एक आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जो है वो खान साहब से मिले हैं, खान साहब ने उनसे जो भी बातें की हैं, वो जो भी हदायत हैं वो डेफिनेटली जिस जगह पर पहुंचनी है पहुंच गई होंगी। बट बात ये है कि जो भी फैसला करना है किसी के आने का या जाने का, वो तो खान साहब ने करना है। किसके ऊपर सितम था, किसके ऊपर नहीं था, कौन का बनता था सूटेबल और कौन नहीं बनता था, वो डिसीजन लेंगे। जिस वो डिसीजन लेंगे तो जो उनका डिसीजन होगा वो मनवाना होगा। बट अब तक की जो है उस हद तक तो अभी तक कोई नहीं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। यानी कि वापसी के हवाले से अगर बात की जाए तो कोई ऑफिशियल मैंने तो स्टेटमेंट नहीं देखी। मेरे सामने आएगी तो मैं उसको एंडोर्स करूंगा। मैं तो कोई नहीं इनकार करने वाला कि मैं जी हमारी स्टेटमेंट आ गई है या खान साहब की तरफ से हदायत आ गई है तो मैं इनकार कर रहा हूँ। देखते हैं ये आपकी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब इकॉनमी की बदलती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे माशियात डॉक्टर हाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड तो बना रही है, और जब मुल्क पे एहतजाज ज़ोरों पर था ये रिकॉर्ड तब भी बन रहे थे। अजीब सूरत हाल नहीं है, क्योंकि अवाम ये शिकायत करती है कि स्टॉक मार्केट चाहे अच्छा परफॉर्म करे लेकिन हम तक तो इसके समरात नहीं पहुँच रहे। साहबा, एक आपका अच्छा सवाल इसलिए है कि स्टॉक मार्केट एक तरह से तो अक्कासी करती है कि जो इकोनॉमी में हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि जब IMF की एंगेजमेंट नहीं हुई थी तो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। तो आप देखिए कि उस वक्त स्टॉक मार्केट के जो हिस्सेस थे वो डिफॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। मार्केट 40,000 के इंडेक्स पे चली गई थी। प्राइस टू अर्निंग्स 3 से भी नीचे थी।
ये ट्रेडिशनली पाकिस्तान में 7 से 9 पे रहती है। सो वहां से ये सफर इस तरह शुरू हुआ कि आईएमएफ की एंगेजमेंट ने एक सर्टेनिटी दी है कि 3 साल तक अगर ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो आपका जो इंटरनेशनल डिफॉल्ट रिस्क है, आपकी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, आपके जो खसारे हैं वो संभल जाएंगे और एक स्टेबिलिटी तो मुल्क में आ गई है, जिसका मतलब ये है कि अफराते ज़र में कमी हुई है, यानी कि कीमतें नहीं इकरा कम हुई, कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया कमी आई है। एक बात, बैरूनी खसारा संभला है तो रिजर्व जो है वो 12 अरब डॉलर के करीब स्टेट बैंक के चले गए हैं। ये 2.5 माह की इंपोर्ट कवर देते हैं। इकरा गो बैक जब प्रोग्राम नहीं था 3 अरब डॉलर की भी रिजर्व नहीं थे, 1 माह का भी कवर नहीं था इंपोर्ट का। ये हैं वो मेन वजूहात जिसकी वजह से आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। और ये भी याद रखिए कि 22% का पॉलिसी रेट था, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, तो वो चाहते थे कि आप जाके गाड़ी ना खरीदें, वो चाहते थे कि आप जाके बोरो ना करें। सो जब आपने बोरोइंग तोड़ी, आपने गाड़ी नहीं खरीदी, घर नहीं बनाया, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग स्लो की, तो अफराते ज़र कम हुई। अब पॉलिसी रेट 15 का है, इफेक्टिवली तो 12% से भी नीचे कर्जा मिल रहा है। सो जब कर्जा मिलना शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बेहतर हुई। फिर इस वक्त आप ये भी देखिए ना आप डॉलर में इन्वेस्ट कर सकती हैं, ना आप जाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, दोनों स्लो हैं बहुत। तो आपके पास क्या जरिया था? सो 2.5 से 3, 3.5, 4 लाख लोगों ने पैसे बनाए हैं। ऑल द बेस्ट टू देम। दिस इज अ गुड सिचुएशन जो क्रिएट हुई, पर इसका मतलब इकरा ये नहीं है कि हमारे कोई फंडामेंटल मसाइल ठीक हो गए हैं। हमारी कुछ बेहतरी फर्टिलाइजर में, कुछ ऑटो सेक्टर में, कुछ सीमेंट में आई है, क्योंकि थोड़ी सी जो इकोनॉमी है उसमें ये रमक पैदा हुई है। पर कतई तौर पे ना एनर्जी सेक्टर ठीक हुआ है, ना ही कोई प्राइवेटाइजेशन हुई है, ना ही हमने जाके कोई जो अपना एक्सपेंडिचर कम करना है वो किया है। एफपीआर की जो हमने एग्रीमेंट्स भी थे आईएमएफ के साथ, वो भी पैसे पूरे नहीं हुए। ये है एक जायजा जिसमें स्टॉक मार्केट हैज बिकम इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भरी जगह जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकें। आखिरी बात इसमें ये भी है कि इंटरनेशनली जब यूएस में प्रेसिडेंट नए इलेक्ट हुए हैं, वो बहुत प्रो मार्केट, प्रो ग्रोथ हैं, तो दुनिया भर में मार्केट्स ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया। आप ये देखिए कि यूएस की मार्केट जो है उसने कोई अबव 2 डजन हाईज दिखाए हैं पिछले साल में, और पिछले 1 माह में तो बहुत ज्यादा हाई दिखाए हैं। बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो 1 लाख से चली गई हैं ऊपर, नीचे 30,000 से नीचे ट्रेड कर रही थी। सो अक्रॉस द वर्ल्ड एक बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, $70 के तेल पे इकरा पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत वाइबल हो जाती है, $100 के तेल पे ये अनवाइबल हो जाती है बिकॉज इंपोर्ट का बोझ पड़ जाता है। ये है एक अमूमी जायजा जिसकी वजह से जो इस वक्त फायदा मुझे और आपको हुआ है, अगर हम मार्केट के इन्वेस्टर नहीं है, वो ये है कि इस वक्त रुपया स्टेबल है, पेट्रोल की कीमत स्टेबल टू डाउन है, कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया कमी आ गई है, कुछ कीमतें कम भी हुई हैं। आटा को देखिए कम हुआ है बिकॉज प्रोडक्शन अच्छी हुई, लास्ट ईयर अच्छी ग्रोथ हुई, राइस की कीमत, ये थोड़ा सा एक फायदा हुआ। बिल्कुल सही सर। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान को जो $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल की तौसी दी है, उस पर हम बहुत खुश भी हैं। तो अब ये समझा जाए कि हमारा जो फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा हो गया है, जो उसकी डिमांड आईएमएफ कर रहा था, या फिर सऊदी डिपॉजिट के अलावा अलग से कोई फाइनेंसिंग गैप हमें पूरा करना है? Again, probably the most important question for Pakistan is कि क्या एक्सटर्नल ग्रॉस फाइनेंसिंग गैप जो कि तकरीबन 19 से 20 अरब डॉलर का है, वो कंफर्टेबली पूरा हो गया है या उसमें अभी कुछ कबाहत है। पहली बात यह है कि आप आईएमएफ के पास जब जाते हैं तो आई वर्क विद अ फंड एंड मैंने पाकिस्तान का प्रोग्राम भी रन किया है 13-16 का। मैं इंटरनेशनली अभी भी एक मुल्क को सपोर्ट कर रहा हूं जो फंड में है। याद रखिए कि उसका पहला काम ही ये होता है कि वो इंश्योर करे कि डिफॉल्ट रिस्क को खत्म करना है, और वो इसी से खत्म होना है कि एक्सटर्नल जो पैसे देने हैं किसको देने हैं ये भी अहाता कर लें। 12-13 अरब डॉलर तो दोस्त ममालिक को देने हैं, ये इकरा हम नहीं देंगे। हम उनके पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे 3 अरब डॉलर, सऊदी अरेबिया ने कहा 1 साल के लिए मौखर हो गया।
यूएई के पास जाएंगे मौखर हो जाएगा, चाइना के पास जाएंगे मौखर हो जाएगा। आईएमएफ ने एट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल ये गारंटीज ले ली होंगी कि पाकिस्तान के जो मौखर करने वाले कर्जा जाते हैं वो कर दिए जाएंगे। उसके बगैर तो चारा ही कोई नहीं। कोई हमसे 13 अरब डॉलर मांग ले, हम तो आज वापस कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये प्रोग्राम एक स्टेबिलिटी दे रहा है, एक वक्त दे रहा है कि अपने काम कीजिए जो जरूरी है मुल्क की मईशत को उस्तवार करने पे, उन जगहों पे जिससे ये रिस्क जो है वो कम होते चले जाएं। दूसरी बात, हमने 5-6 अरब डॉलर देना है मल्टीलैटरल्स का, वो भी हम वापस करेंगे, बट उतने ही कर्जे दोबारा ले लेंगे, ठीक, ताकि वो भी कवर हो जाए। कमर्शियल लोन्स हैं 3-4 अरब डॉलर के, वो वापस करेंगे, वो उतने ही कर्जे वापस ले लेंगे। हियर्स द प्रॉब्लम, उतने कर्जे कमर्शियल से वापस लेना और एक बॉन्ड अप्रैल 2004 में 2025 में पाकिस्तान का वापस जाएगा, वो शायद वापस लेना मुश्किल होगा। इसलिए हमने कहा था कि हम सऊदी एक फैसिलिटी 1.5 अरब डॉलर के करीब की, बल्कि 1.2 बिलियन टू बी एग्जैक्ट ऑयल की लेंगे, वो हम नहीं ले पाए। सो हियर्स योर फाइनेंसिंग गैप फॉर दिस ईयर, कि वो 1.2 बिलियन कैसे पूरा करना है। इस साल का ये गैप अभी एग्जिस्ट करता है और हमने इसको पूरा करना है। और फाइनेंसिंग पहले क्वार्टर में उस तरह नहीं आई, इसलिए इकरा कि प्रोग्राम जुलाई में एग्री तो हो गया था, पर उसका इजरा जाके सितंबर में हुआ क्योंकि बोर्ड अप्रूवल में डिफिकल्टी आ रही थी। फिर एक और बात हुई कि फंड जो है उसने 6 महीने बाद आना था आपसे पूछ करने के लिए, पहली किस्त देने के लिए, वो आ गया आपके पास अक्टूबर में, नवंबर में। तो सब पे ये बातें शुरू हो गई कि भाई व्हाट इज द इशू। सो फंड हैज टू गिव अगेन अ ग्रीन सिग्नल कि जी हमने वो चीजें तय कर ली हैं, अभी भी जो शॉर्टफॉल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। ये है, अभी भी 19 अरब डॉलर हो जाएगा, बट आई थिंक उसमें कुछ कबाहतें हैं और कुछ शॉर्टफॉल्स हैं, तो रिजर्व्स का बिल्डअप शायद उतना ना हो सके जो अमूमन हम समझते हैं। यानी कि 3 महीने से ऊपर का जो रिजर्व का बिल्डअप है इंपोर्ट के कवर का, वो हमने बिल्ड करना है कंफर्टेबली। ये है एक ओवरऑल सिचुएशन। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो सर कल हुई कि एफपीआर हर माह रेवेन्यू टारगेट, वैसे तो मुश्किल ही होता है कभी बताए हुए टारगेट्स को वो पूरा कर ले, लेकिन देखा हमने ये है कि हमेशा आवाम को ही इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस तरह शादी हॉल्स पे अब शादियों पे करने पे भी टैक्स देना पड़ेगा और वो अवामी ज़ाहिरी बात है देगी। ऐसा क्यों है कि हर बार ताजिर तबके के आगे इन सरेंडर कर दिया जाता है? सो इकरा, पहली तो बात ये समझ लेते हैं कि 89 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है उस क्वार्टर का जो आईएमएफ से एग्री हुआ था। वो अब बढ़ के नवंबर तक जो टारगेट सेट हुआ था वो 340 अरब के लगभग चला गया है। अब बात यह है कि हमने ताजिर दोस्त स्कीम में कहा 10 अरब रुपया आएगा, वो चंद 100 मिलियन रुपए आए, आपने दुरुस्त बात सामने रखी। ताजिर दोस्त स्कीम में जो हमने रजिस्ट्रेशन का हदफ तय किया वो भी नहीं हुआ। आई थिंक ताजिर दोस्त स्कीम इल डिजाइंड थी और इल इम्प्लीमेंटेड थी, और ये तवातर से हम करते आ रहे हैं। मुझे याद है 10 साल पहले भी उस वक्त के वजीर खजाना के साथ वाली कुर्सी पे जब हमने इजरा किया, वी हैड टू एक्चुअली टेक इट बैक, बिकॉज ताजिर दोस्त जो है वो कहते हैं कि हमने तो टैक्स नहीं देना, आप इनकम टैक्स ले लीजिए जाके एंकर पर्सन से, और उन लोगों से जिनका कट के आ जाता है उनसे तो लेंगे 460 अरब रुपया, पर हम नहीं देंगे। नाउ दैट्स द अनफेयर पार्ट। इसी तरह हमारे जो दोस्त एग्रीकल्चर में हैं, और मैं चूंकि पढ़ता था उनके साथ, वो जो टूटी हुई गाड़ी में आते थे, बहुत अच्छी उन्होंने एग्रीकल्चर की ग्रोथ की, अब वो बहुत बड़ी एसयूवी में आते हैं। पर मेरे वालिद ने सारी जिंदगी अपनी तनख्वाह पर टैक्स दिया, पर मेरे उन दोस्तों ने कोई टैक्स नहीं दिया। आज भी आप क्यों आईएमएफ से पैसे मांगने जाते हैं? क्योंकि 20% है एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के हुजम का। 8 अरब रुपया वो देंगे और 13,000 अरब रुपया पूरा मुल्क देगा। I mean, let's be honest with each other ना, कि यार I mean this is our country, हमने ठीक करना है। ये दो चीजें हो गई। एक तीसरी भी चीज है जो बहुत ही मजे की है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि वो जूती बना के दुनिया में कहे कि यार ये पाकिस्तान का जूती का ब्रांड है इकरा एंटरप्राइजेस। वो ये चाहता है कि वो रियल एस्टेट की एक प्रॉपर्टी खरीद ले और वो उसमें उसके बाद 10 साल बाद उसको बेचे। टके का पहले टैक्स नहीं देते थे और उसको हमने गलत इंसेंटिवाइज किया लोगों को। मतलब रियल एस्टेट में अनप्रोडक्टिव एसेट्स में जमीन खरीदते जाओ। हमने ये नहीं कहा कि आप कारखाना लगाओ, आप एग्रीकल्चर बढ़ाओ, आप आईटी की कंपनी लगाओ। ये हैं वो प्रॉब्लम्स जो हमने
टैक्स की मद में, और टैक्स की चीजों को आसान भी नहीं बनाया, इतना मुश्किल मुश्किल कर बनाते दिया। रहे, इतने विदहोल्डिंग टैक्सेस, इंपोर्ट स्टेज पे टैक्सेस, इससे भी बहुत इन्फ्लेशन आती है मुल्क में। बिल्कुल सही। अब हम ये डॉक्टर साहब, बहुत अंदाज में आपने बड़े आसान लफ्जों में समझा दिया कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन और अप्रोच जो अडॉप्ट की जाती रही है उसकी वजह से अवाम भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफिज।